नमस्कार, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा में आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद से ईरान कैसे बौखलाया हुआ है। ईरान ने इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है और बदले की आग में जल रही ईरान ने अमेरिका को भी दे दी है चेतावनी। हालांकि माना यही जा रहा है कि ईरान जल्द इजरायल के कई ठिकानों को कर सकता है टारगेट। और इतना ही नहीं, ईरान के एक्शन से मिडिल ईस्ट में एक और जंग की आहट और तेज हो जाएगी। अमेरिका को ईरान ने चेतावनी देते हुए ये साफ कहा है कि वो इजरायल और उसके बीच आने से बचे। ईरान ने अमेरिका को भेजे संदेश में कहा है कि वो इस लड़ाई की आग में ना झुलसे। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इजरायल के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी भी शुरू हो गई है। युद्धपोतों पर लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की गई है। ईरान के मिलिट्री जनरल की है चेतावनी। सीरिया हमले का बदला लेने के लिए ईरानी सेना को तैयार रहने को कहा गया है। तेल अवीव तक मार करने वाली मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में रखी गई है। तो बदला लेने के लिए ईरानी सेना तैयार है। ये बड़ी जानकारी। युद्धपोतों पर लंबी दूरी की मिसाइलों को रेडी टू अटैक मोड पर रहने को कहा गया है। इजरायल के खिलाफ अब ईरान जंगी तैयारी के मूड में है। युद्धपोतों पर लंबी दूरी की मिसाइल तैनात रखने के आदेश जारी किए गए हैं। ईरान के मिलिट्री जनरल ने सीधे तौर पर वार्निंग दी है। ईरान के ये चेतावनी ईरान की इजरायल के खिलाफ क्या जंगी तैयारी है, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि रमजान खत्म होने से पहले इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी को लेकर खबर आई है। ईरान ने बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। यहां तक कि पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड की देखरेख में सफल टेस्ट को लेकर खबर बढ़ी है। और ईरान का दावा यह कि क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता तेल अवीव तक है। अब टारगेट पर सटीक हमले में 100% सक्षम इसे बताया जा रहा है। और ईरान जिस तरीके से दावे कर रहा है, युद्धपोतों पर लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया गया है। ईरान की तैयारी देखकर अब अलर्ट मोड पर इजरायल और यूएस भी हैं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान की जंगी तैयारी का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है और ईरान कई मोर्चों पर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर रहा है। मिलिट्री ट्रक पर कहा जा रहा है कि कई ऐसे युद्धपोतों को तैयार रहने को कहा गया। और ईरान की जंगी तैयारी मिलिट्री ट्रक के जरिए आप देख सकते हैं कैसे हथियारों की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सीक्रेट टारगेट को भी निशाना बनाने में ये हथियार सक्षम है, जिसकी तैयारी अब ईरान कर रहा है। तो देखिए, ईरान की जंगी तैयारी हथियारों की तैनाती के लिए। और ये जो मिलिट्री ट्रक है, इसमें अत्याधुनिक हथियार ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि अब ईरान कोई भी रिस्क नहीं लेगा, कोई जोखिम नहीं उठाएगा। अब पूरी तरीके से ईरान तैयार है। किसी भी वक्त अगर युद्ध छिड़ता है तो ईरान अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहा है, पुख्ता कर रहा है। मिलिट्री ट्रक ऐसे कई हथियारों को ले जाते हुए दिखे, जो ये बताते हैं कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है। तो जिस जंगी तैयारी की हम बात कर रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीरें भी आपके सामने, क्योंकि रेडी टू अटैक मिसाइल ईरान की जंगी तैयारी क्यों मानी जा रही है। ईरान की जंगी तैयारी में हथियारों की तैनाती, हथियारों की ये मूवमेंट इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि आखिर किस तरीके से कुछ क्रूशियल लोकेशंस पर इन हथियारों को डिप्लॉय किया जा रहा है। ईरान की ये जंगी तैयारी क्यों? क्योंकि हथियारों की तैनाती को लेकर इन तस्वीरों के आधार पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। जी हाँ, ईद के पहले इतना बड़ा हमला हुआ है और इसीलिए अब ईरान जो है वो जंगी तैयारी अपनी तेज कर रहा है, पुख्ता कर रहा है। एक और जहां आसमान में देखिए किस तरीके से लड़ाकू विमानों को भी कहा गया है तैयार रहने के लिए। कभी भी अगर युद्ध छिड़ता है तो फिर ईरान अपनी तैयारियों के साथ ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि इससे पहले ईरान पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब वॉर फ्रंट पर आने की तैयारी में है ईरान। बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि अमेरिका में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है और एफबीआई और गृह सुरक्षा विभाग का इनपुट, जहां मॉस्को की तरह बड़े हमले का अलर्ट। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी हमला कर सकते हैं और 8 अप्रैल को भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमले का ये अलर्ट बताया जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दिन लोगों के इकट्ठा होने पर आतंकियों किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, क्या इनपुट और 8 अप्रैल की तारीख, और इस बीच माना यही जा रहा है कि आईएसआईएस से जुड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी एजेंसी एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी ने मिलकर ये इंटेलिजेंस इनपुट को जारी किया है, जिसमें अमेरिका के तमाम सुरक्षा एजेंसियों को कहा है कि वो आप
सतर्क रहे, क्योंकि उन्हें आशंका है कि अगले कुछ दिनों में, खास करके कल जबकि 8 अप्रैल को जब सूर्य ग्रहण के मौके पर अमेरिका में ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी जगह पर लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ फिर सूर्य ग्रहण को देखते हैं या फिर उस अवसर को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दौरान आईएस से प्रभावित आतंकी हमला कर सकते हैं और इसलिए खास तौर पर यह इनपुट जारी किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि आज से ठीक 1 महीने पहले जब अमेरिकी एम्बेसी ने मॉस्को में अलर्ट जारी किया था, तब उन्होंने मॉस्को के लिए ये बात कही थी, लेकिन अब अमेरिकी एजेंसी ने अमेरिका में होने वाले हमले के लिए ये बात कही है और लगभग वही पैटर्न बताया गया है जिस पैटर्न के तहत हमने देखा था कि किस तरह से 22 मार्च को जब मॉस्को में क्रॉकस सिटी मॉल पर हमला हुआ था, 140 से अधिक लोग मारे गए थे, कई सौ लोग घायल हो रहे थे। उसी तरह के हमले की आशंका अमेरिका में भी है और वो हमला 8 अप्रैल या आसपास के दिनों में हो सकता है, ऐसा एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी का। ठीक है मनीष, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब अमेरिका पर भी आतंकी हमले का साया है और ये इनपुट दिए गए हैं कि मॉस्को जैसा हमला अब अमेरिका में भी हो सकता है। इस बीच एक और अहम खबर है, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती से जुड़ी एक खबर है, जहां मार्स मिशन पर इलॉन मस्क का बड़ा ऐलान। कहा यह जा रहा है कि 99% आबादी को इलॉन मस्क मार्स तक ले जाएंगे, मार्स तक पहुंच किफायती बनाएंगे इलॉन मस्क। तो स्पेस प्लान पर मस्क के ये बड़े ऐलान क्या है? टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि स्टारशिप की अगली लॉन्चिंग अगले महीने तक संभव बताई जा रही है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्टारशिप रॉकेट बनाने की लागत 4 गुना तक घटेगी और मार्स के बाद भी कई और ग्रह पर जीवन खोजने की ये बड़ी योजना मानी जा रही है। जी हाँ, जानकारी है कि फॉल्कन, ड्रैगन, स्टारलिंक और स्टारशिप से ये सपना साकार हो सकता है। 2029 तक का टारगेट रखा गया है। 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने का प्लान है और आने वाले समय में 99% आबादी को मार्स ले जाने का लक्ष्य है और ये इलॉन मस्क की ओर से ऐलान किया गया है। और अब देश की बड़ी खबरों का कर रहे हैं रुख, जहां बता दें आज 3 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। बड़ी खबर बिहार, एमपी और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार को लेकर है। आपको बता दें बिहार के नवादा में आज सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री की एक रैली है। दोपहर को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का दौरा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। वहीं शाम का वक्त जब एमपी के जबलपुर में रोड शो निकाला जाएगा। देश भर में लोकसभा का चुनावी संग्राम तेज हो गया है। पीएम मोदी की आज कई बड़ी रैलियां हैं। पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर भी जाएंगे और नवादा में बड़ी जनसभा करेंगे। इस जनसभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी संबोधित करेंगे। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की रैली का समय आज सुबह 11 बजे रखा गया है। इसके बाद पीएम मोदी आज दोपहर 2:15 पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार की शुरुआत जबलपुर से कर रहे हैं। पीएम मोदी प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज और 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज पीएम मोदी जबलपुर में शाम करीब 6:15 बजे रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो भगत सिंह चौक से शुरू होगा। रोड शो करीब 1.25 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। रोड शो के लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां हैं। और बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी की कार पर हुआ है हमला। हुगली में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर अटैक हुआ है। लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। बंगाल के हुगली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं लॉकेट चैटर्जी। पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद एनआईए पर हमला किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम पर हमले के बाद सियासी पारा कैसे गर्मा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए।
बंगाल में एक बार फिर सियासी बवाल मचा हुआ है। दीदी के बंगाल में एनआईए पर हमले के बाद पारा गर्म है। चुनावी माहौल में जांच एजेंसी पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले ईडी पर हमला हुआ, अब एनआईए पर अटैक के मामले में ममता बनर्जी घिरती जा रही हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एनआईए के अफसर पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ही महिलाओं पर हमला किया। নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? শূন্য শূন্যে গুলি ছুটছে। दरअसल पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में 5 अप्रैल की रात एनआईए की टीम पर हमला हुआ। इस दौरान 2 अफसर को चोटें भी आई हैं। वहीं एनआईए पर हमले के बाद राज्यपाल ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एनआईए पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। I am aware of that. Strong action will be taken. This tendency of intimidating the investigating agencies is deplorable, will not be allowed, cannot be allowed. We will deal with it with an iron hand. एनआईए पर हमले के बाद बीजेपी और टीएमसी के नेता आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि ईडी और एनआईए केंद्रीय एजेंसी, उसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। ईडी सेंट्रल एजेंसी है, एनआईए सेंट्रल एजेंसी है। उन लोग को जो लगेगा उन लोग करेगा। जो दोषी है, जो क्रिमिनल है, उसको पकड़ा जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस को और पश्चिम बंगाल को टारगेट करके सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स को उतार के, जिसका संगठन नहीं है, जिसके वोट नहीं मिलेंगे, वो इन सब के द्वारा सोचे अगर वोट मिल सके। ये पूरा राजनीतिक एजेंडा है। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखेंगे और पार्टी ने कहा है कि देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग केजरीवाल के समर्थन में सामूहिक उपवास करने वाले हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता आज सुबह 11 बजे सामूहिक उपवास रखेंगे। दिल्ली में ये सामूहिक उपवास जंतर मंतर पर होगा। पार्टी ने कहा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल के समर्थन में आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग सामूहिक उपवास रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है। इस नंबर पे आप कहीं भी अपने घर पे उपवास पे बैठे हैं, चाहे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तहसील में, जिले पर, प्रदेश की राजधानी में या दुनिया के किसी भी देश में, आप इस पर अपने उपवास जो उपवास पर है उनकी तस्वीर और लोकेशन आप भेज दें। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब में भी हर जिले में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपवास रखेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में उपवास करेंगे। चेन्नई पहुंची बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल को लेकर क्या कहा है, स्मृति ने राहुल को क्या चुनौती दी है, दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा वार किया। ईरानी ने राहुल के आग लगने वाले बयान पर करारा जवाब दिया। अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडी अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, तार रहेगा। स्मृति ने कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। कांग्रेस वाले मजाक करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताई, मंदिर भी बना। राम की महिमा देखो कि जिन लोगों ने एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम लला ने अपने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनको भी बुलवाया।
नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, पीएम के मुस्लिम लीग वाले बयान पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस की घोषणा पत्र पर सियासी बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जवाब देते हुए कहा है कि इस घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी सवाल उठा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, पूरी खबर देखिए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस जनता से वादा तो करती है लेकिन कभी निभाती नहीं है। सालों देश पर शासन किया लेकिन कुछ नहीं किया। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस धोखा है, पीएम मोदी पर देश को भरोसा है। वो घोषणा पत्र नहीं, वो झूठ का पुलिंदा है। ये फरेबी पार्टी है, झूठी पार्टी है, वादा करके भूल जाती है, ऐसी पार्टी है। 60 साल देश में शासन किया, कुछ किया नहीं। जब सत्ता से बेदखल हो गए तो सब करने का वादा कर रहे हैं। इसे उनके वादे पे जनता को भरोसा नहीं। कांग्रेस धोखा है, मोदी भरोसा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जेडीयू ने भी सवाल उठाया है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में 75 सालों में अन्याय हुआ है। जिन वर्गों के साथ 75 वर्षों से अन्याय हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस का घेराव किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को शर्मनाक बताया है। इसके लिए कांग्रेस की संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया गया। जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में रैली की। रैली में खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसी बात कह दी जिससे बीजेपी बुरी तरह भड़क गई और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस पूछ रही है कि कश्मीर से क्या वास्ता। ये सुनना काफी शर्मनाक है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और प्रत्येक राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है। दरअसल शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की राजस्थान में जनसभाएं हुई। पीएम मोदी ने अजमेर में रैली की तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में रैली की। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को क्यों बताया राजनीति का फिनिशर। कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार को लेकर राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार कर विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से कर दी। क्रिकेट का सबसे माना जाना फिनिशर कौन है? धोनी। तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है? हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी। राजनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार के साथ अटूट रिश्ता है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही अटूट रिश्ता है। एक गाना था, तू चल मैं आई। ऐसा ही रिश्ता करप्शन का और कांग्रेस का है। करप्शन कहता है, ऐ कांग्रेस तू चल फिर मैं आई।
आपने देखा होगा जहां भी कांग्रेस आई वहां करप्शन ये पहुंच गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरा जोर तो लगा दिया है। तेलंगाना में एक जनसभा में राहुल गांधी ने जाति जनगणना को पूरे देश में लागू करने का वादा किया है। राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना के रंगारेड्डी में रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला किया। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आने के बाद गरीबों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो जाति जनगणना को पूरे देश में लागू करेगी। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। राहुल ने रैली में आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने 16 लाख करोड़ का लोन देश के अमीरों को दे दिया, लेकिन किसानों का 1 रुपया भी कर्ज माफ नहीं किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ होगा और एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। और जमुई पहुंचे तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तीखा हमला किया है। तेजस्वी ने कहा है कि जमुई एनडीए के लिए प्रयोगशाला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करने पीएम मोदी ने बिहार में जमुई से चुनावी शंखनाद किया था। एनडीए ने बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया था। जमुई में अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए ने जमुई को प्रयोगशाला बना दिया है। तेजस्वी ने परिवारवाद को लेकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कुछ दिन पहले पीएम मोदी जमुई आए, लेकिन परिवारवाद पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि पहले फेज से एनडीए के चारों सीटों पर परिवारवाद का ही कैंडिडेट है। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चारों सीट पे परिवारवाद के ऊपर वो सब बढ़िया, हम सब घटिया। बताओ कि जितना नेता लोग गया परिवार वाला को नौकरी दिया, कोनो काम किया, हम काम कर रहे तो हम पे आरोप लगा रहा कि परिवार वाला। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट को आज बड़ा झटका लग सकता है और एकनाथ खड़से शरद पवार का दामन छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एकनाथ खड़से ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेताओं में माने जाते थे। 2014 में सीएम की रेस में वो भी शामिल थे, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। फिर नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ कुछ मतभेदों के चलते वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए थे। इसी बीच जमीन घोटाले में नाम आने और उनके खिलाफ जांच शुरू होने के बाद भी खड़से चर्चा में रहे थे। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। जलगांव रावेर क्षेत्र में उनका खासा दबदबा रहा है। इस समय वो एनसीपी से एमएलसी भी हैं। खड़से की बहू रक्षा खड़से पहले से ही बीजेपी में है। बीजेपी ने उन्हें बतौर उम्मीदवार एक बार फिर मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि खड़से अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनकी बेटी रोहिणी खड़से भी बीजेपी का रुख कर सकती है। शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। उद्धव खेमे के कई नेता शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक रहे बबन राव घोलप शनिवार को सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। साथ ही पूर्व विधायक संजय पवार ने भी शिवसेना ज्वाइन कर ली। दोनों नेता नासिक जिले से हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि आने वाले दिनों में कई और नेता शिवसेना में शामिल होंगे। कई सांसद, कई लोक प्रतिनिधि, हजारों लाखों कार्यकर्ता बड़ी तादाद में शिवसेना में शामिल हो रहे हैं और ये विश्वास जता रहे हैं। आज बबन राव घोलप जी आए हैं, उन्होंने सरकार के काम पर मुझ पर विश्वास जताया है। मैं एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता हूँ और इतने बड़े पैमाने में संजय पवार हो जाए, हमारे पगारे, ऐसे कई हजारों लाखों लोग आज शामिल हो रहे, साथ में आ रहे, कारवां बढ़ता जा रहा है।
इसका इसकी वजह एक ही है कि जो काम सरकार ने किया है, ये अभी तक जो निर्णय कभी नहीं हुए वो ऐतिहासिक निर्णय जो है हमारी सरकार ने लिए हुए जनता के हित के। बड़ी खबर बिहार रैली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट, जहां बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर की बात कही गई। नवादा जनसभा को लेकर लोग उत्साहित हैं, परिवारजनों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। पीएम मोदी के दुनिया भर में करोड़ों फैन हैं। शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो के दौरान पीएम मोदी के एक युवा प्रशंसक ने उनके पास पहुंच करके एक तस्वीर उन तक पहुंचाई है, जो कि चर्चा का विषय बन गई है। गाजियाबाद में शनिवार को रोड शो के दौरान पीएम मोदी तक एक ऐसी तस्वीर पहुंची जिसे उनके एक फैन ने बनाया था। पीएम मोदी के फैन रितेश शर्मा ने खास तौर पर प्रधानमंत्री के लिए ये तस्वीर तैयार की थी। हालांकि कुछ वजहों से पीएम की तस्वीर बनाने वाले रितेश रोड शो में नहीं आ सके। ऐसे में उन्होंने अपने भाई नमन शर्मा और अभिषेक शर्मा को अपनी बनाई तस्वीर सौंपते हुए कहा कि अगर रोड शो के दौरान पीएम मोदी की नजर भी इस पर पड़ गई तो उनकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। संयोग से जब शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो के दौरान उमड़े जनसमूह के बीच लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की नजर तस्वीर पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत ही गाजियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग को इशारा किया कि वो तस्वीर उन्हें चाहिए। लोकसभा उम्मीदवार अतुल गर्ग ने ये पैगाम काफिले के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों तक पहुँचाया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उस तस्वीर को पीएम तक पहुँचाया। इस दौरान रोड शो में पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज ने हेमा मालिनी को मथुरा से जीतने के लिए क्या सीख दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर दी है। तीसरी बार चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हेमा मालिनी लगातार जनता के बीच जा रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जीत का आशीर्वाद लेने के लिए राधा कृष्ण के अनन्य भक्त प्रेमानंद महाराज आश्रम में पहुंची। प्रेमानंद महाराज ने उन्हें मथुरा से बड़ी जीत का मंत्र दिया। तो जिसको हरि का थोड़ा भी अनुराग है तो लौकिक विजय के आप पारलौकिक विजय भी प्राप्त कर सकती है। चरण चूमती है जो भगवान के आश्रित होते हैं। वैसे आप 10 वर्ष से तो विजयी रही है। हाँ, तो आगे के लिए आप उत्साह संपन्न और अच्छा करना। बंगाल रैली को लेकर पीएम मोदी की पोस्ट आई है। बड़ी खबर है, आज जलपाईगुड़ी के लोगों के बीच में रहूंगा। जलपाईगुड़ी पहुंचने वाले हैं और साथ ही बंगाल में बीजेपी के पक्ष में लहर। लोग टीएमसी के भ्रष्टाचार से परेशान हैं, टीएमसी के कुशासन से लोग दुखी हैं। सियासत ने एक पति और पत्नी को अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुजारे चुनाव के लिए अपना घर छोड़कर अब झोपड़ी में चले गए हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति जो करा दे वो कम है। इस सियासत ने पति पत्नी को जुदा कर दिया है। बालाघाट से बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपनी कांग्रेस विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे के घर न छोड़ने पर खुद ही घर छोड़ दिया है। हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर हमारा विरोध हो रहा है और हमारे विरोध में जाके बाहर जनता में चर्चा की जा रही है, वोट मांगा जा रहा है और हम भी कांग्रेस के खिलाफ जाके वोट मांग रहे हैं। तो दो विरोधी और यूँ कहें कि दो राजनीतिक तौर से दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं। बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे विधायक पत्नी की जिद के आगे झुक गए और अब पत्नी घर में रह रही है और ये खेत में झोपड़ी बना कर रह रहे हैं। क्यों जाऊंगी? मैं अपने घर में आदरणीय मुंजारे जी की धर्मपत्नी हूँ और अपने इकलौते बेटे शांतनु की माँ हूँ। लेकिन जब मैं चुनाव की रणभूमि में उतरती हूँ तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। अगर मैं चुनाव प्रचार में भाग लेती हूँ तो कहीं किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होना चाहिए और घर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता।
इधर एनआईए की टीम एक्शन में है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगहों पर एजेंसी ने नक्सलियों से जुड़े कई लोगों के यहां छापेमारी की है। देश विरोधी साजिश रचने वालों के खिलाफ एनआईए की टीम ने यूपी के कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम नक्सल गैंग से जुड़े लोगों की तलाश के लिए बलिया पहुंची। 11 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम विनोद कुमार के घर पहुंची और उसे पूछताछ की। आए चेक करके मेरा मोबाइल ले लिए, सिम, मेमोरी कार्ड, और के बोले क्या करते हो? हमने सर हम 3 साल से वीडियो कैमरा चलाते हैं। वो बोले कि मुंबई गए थे। हमने कहा सर मुंबई अभी तक हम कहीं गए नहीं हैं। हम कलकत्ता रोलिंग इन पापा के साथ काम करते थे। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम आके अपना धंधा कैमरा के खोल लिए। 3 साल से वही करते हैं। विनोद को एक नोटिस देते हुए उसे 19 अप्रैल को लखनऊ के एनआईए दफ्तर में आने को कहा है। सब पेपर को लोग साइन कराए मेरे से। अब क्या लिखा था नहीं लिखा था पूछने पर लोग नहीं बताए। हम इतना तक पूछे कि अरे भाई सर जी बताइए कौन कंप्लेन किया है? बोल रहे थे कि हमको मालूम नहीं है, तुम जाना लखनऊ 19 तारीख को। वो लोग ये कागज़ दिए हैं, इसमें एड्रेस पता है। बोले कि 19 तारीख को लखनऊ जाना और वहीं आपको मालूम चलेगा कौन किया है कंप्लेन और किस चीज़ का मैटर है। यूपी के एक्सप्रेसवे पर आज फिर लड़ाकू विमान लैंड करते हुए दिखेंगे। भारतीय वायु वीरों का शौर्य देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। सुखोई, जगुआर और मिराज 17 जैसे लड़ाकू विमान आज यूपी के आसमान में गरजेंगे तो उसकी गर्जना से भारत के दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। भारत के वायुवीर जब पराक्रम का परिचय देंगे तो दूर बैठे दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 7 साल बाद एक बार फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर भारतीय सेना ने लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की रिहर्सल की। ये रिहर्सल नए भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के वायुवीरों ने उत्तर प्रदेश के आसमान में अपनी क्षमता का परिचय दे रहे हैं। गगन शक्ति अभ्यास के तहत एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जगुआर, सुखोई M30, ग्लोब मास्टर C-17, मिराज 2000, कैरियर एयरक्राफ्ट, हरक्यूलिस C, चिनूक और अपाचे समेत 14 से 15 लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली युद्धाभ्यास आज देखने को मिलेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज 3 घंटे तक भारतीय सेना के लड़ाकू विमान अभ्यास करेंगे और अपनी शौर्य शक्ति का परिचय देंगे। और बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार 15 दिन के अंदर बरामद हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के वाराणसी से पुलिस ने बरामदगी की है। 15 दिनों में 9 शहरों में ले जाई गई कार। आरोपी शाहिद और शिवांश त्रिपाठी गिरफ्तार। सांसद का स्टिकर लगने की वजह से दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही थी। पुनीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पुनीत, इस खबर पर क्या अपडेट मिल पाई है इन दोनों के बारे में जो पकड़े गए? देखिए, जेपी नड्डा जी की कार थी। 18 और 19 तारीख की रात में गोविंदपुरी इलाके से चोरी हो गई थी। इनका जो ड्राइवर था जोगिंदर सिंह, वो अपनी कार को घर पर ले गया था। इसके बाद पुलिस ने करीब 15 टीमें बनाई थी और उसके सामने एक बड़ा टास्क था इस कार को जल्दी से जल्दी बरामद करना है, क्योंकि इसके ऊपर सांसद का स्टिकर लगा हुआ था। इस कार का दुरुपयोग होने की आशंका थी। लेकिन जो बदमाश थे जिनको पुलिस ने पकड़ा है, शिवांश और शाहिद, ये क्रेटा से गाड़ी से आए थे और फॉर्च्यूनर गाड़ी को चुरा करके ले गए थे। और इसके बाद 15 शहरों में इस गाड़ी को इन्होंने 9 शहरों में 15 दिनों के अंदर इस गाड़ी को घुमाया था। और फिलहाल ये जो गाड़ी है उसको बनारस से बरामद कर लिया गया है। पुलिस गाड़ी को लेकर के दिल्ली आ रही है और बताया जा रहा है कि ये जो नंबर प्लेट थी उसको भी इन शातिर बदमाशों ने बदल लिया था और कोई रोक ना पाए, इसलिए इन लोगों ने अपनी पत्नी और बच्चों को गाड़ी में बैठा लिया था। नंबर प्लेट चेंज कर दी थी, सांसद का स्टिकर था ताकि किसी को भी शक ना हो। और उसके बाद लेकर के ये जो है अलग अलग शहरों में घूमते रहे और 15 दिनों के बाद आखिरकार ये दोनों आरोपी पकड़े गए। इनसे पूछताछ जारी है। जेपी नड्डा की चोरी हुई कार आखिरकार बरामद हो गई और साथ ही 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है।